हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलडी स्टडी पर। और हम लोग जो है क्या कर रहे थे, अपना सेकंड चैप्टर डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम है बल और गति का नियम। जिसमें हम लोगों ने एक शेड्यूल बनाया था। ये शेड्यूल ये बनाया था कि एक लेक्चर में हम लोग बल को डिस्कस करेंगे और उसके अगले लेक्चर में हम लोग गति के तीनों नियम को डिस्कस करेंगे, जड़त्व को डिस्कस करेंगे। तो आज वो शुभ दिन है और हम लोगों ने बल के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया। उसके बारे में विशेष तौर पर हमको रिवीजन करने की कुछ खास ज़रूरत है नहीं, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, गति के तीन नियम जो है अपना आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और यहीं से चैप्टर जो है आपका ख़त्म हो जाएगा। जहाँ तक उम्मीद है, जहाँ तक मेरा मानना है कि आज से आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, ठीक ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, गति का नियम। चैप्टर का नाम है बल तथा गति का नियम। ठीक, गति का नियम, ठीक, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक, अब हम लोग गति के नियम पे आज आते हैं। और गति के कितने नियम है बेटा? तीन नियम है। कितने हैं? तीन। गति के कितने नियम है? तीन नियम है। ठीक, हल्के हाथ से डिस्कस करते हैं। गति के कितने नियम हैं? गति के तीन नियम हैं। कितने हैं? तीन नियम हैं। किसने दिया था गति के तीन नियम को? किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने। किसने? आइजैक न्यूटन ने। न्यूटन सर ने गति के तीनों नियम दिए था। गति के नियम का उल्लेख किया है। गति के नियम का उल्लेख किया है। क्या किया है? उल्लेख किया है। ठीक, सीधी सी बात है। अभी तक हम लोग कुछ खास नहीं देखें, अब हम लोग देखेंगे गति के तीनों नियम। ठीक, क्या देखेंगे? गति के तीनों नियम। इसको हम लोग कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, या सिर्फ लॉज ऑफ मोशन कह देते हैं, न्यूटन्स लॉ भी कह देते हैं। ठीक, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि नहीं न्यूटन्स लॉ अलग होता है, लॉज ऑफ मोशन अलग होता है। लगभग तीनों को हम लोग अलग अलग लैंग्वेज में कह देते हैं। तो हम लोग देखते हैं बेटा गति का पहला नियम। क्या? फर्स्ट लॉ या पहला नियम, प्रथम नियम, जो भी आप लिखना चाहें। ये चाल बहुत खराब चल रही है। ठीक, प्रथम नियम। कौन सा नियम? प्रथम नियम। ठीक, जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट लॉ। ठीक, अब गति के पहले नियम में क्या है? गति के पहले नियम में ये है बेटा कि अगर कोई भी वस्तु है जो विराम अवस्था में है या गति में है, तो क्या रहती है? कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहना चाहेगी जब तक उसमें कोई बाहरी बल न लगाया जाए। या कोई वस्तु गति अवस्था में है, वो गति कर रही है तो गति में ही करती रहेगी जब तक उसमें कोई बाहरी बल न लगाया जाए। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर आप समझें। जैसे मान लीजिए ये डस्टर है। क्या है? ये डस्टर है और ये डस्टर रखा है। ये रखा ही रहेगा जब तक मैं इसको हाथ से ऐसे धक्का नहीं दे दूंगा। जब मैं इससे हाथ से धक्का दूंगा तो क्या हुआ? ये बाहरी बल इसमें लग गया बेटा। और जब इसमें बाहरी बल लग गया तो क्या करेगी? अपनी अवस्था में परिवर्तन कर देगी भाई, गति करेगी, गति करते करते जाएगी और गिर जाएगा जमीन पे। तो ठीक, फर्स्ट लॉ में न्यूटन सर ने ये बताया है कि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करना चाहती है जब तक उसमें बाहरी बल नहीं लगाया जाए। जैसे आप घर में पड़े हैं, सारा दिन पड़े रहेंगे जब तक मम्मी पापा आपको 4 6 जूता लगा नहीं देंगे।
मजाक कर रहा हूँ। मतलब कोई भी वस्तु क्या है, अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहना चाहेगी, और कोई वस्तु अगर गति कर रही है तो गति ही करते रहना चाहेगी। इसका देखो गति करने, जैसे मान लो आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी को आप चलाते जाइए, वो चलती जाएगी, वो कब तक नहीं रुकेगी, जब तक आप उसमें ब्रेक अप्लाई नहीं करेंगे। और ब्रेक आपने अप्लाई किया तो क्या किया उसमें बेटा, एक फोर्स लगाया, और जब फोर्स लगाया तो गाड़ी रुक गई। तो फर्स्ट लॉ में यही बात कही गई है कि कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहना चाहेगी, अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो गति ही करती रहना चाहेगी जब तक उसमें बाहरी बल न लगाया जाए। ठीक, तो हम लोग पहला लॉ जो है क्या करते हैं, लिखते हैं। हम लोग पहला लॉ, पहला नियम लिखते हैं कि कोई भी वस्तु अगर या यदि कुछ भी लिख दो, यदि विराम अवस्था में है, किसमें, विराम अवस्था में है, एक मिनट बेटा गलत लिख गया, हाँ, अवस्था में है या गति की अवस्था में, किसमें, गति की अवस्था में है, गति की अवस्था में है, तो वो अपने अवस्था में परिवर्तन नहीं करना चाहेगी। तो वो अपने अवस्था में परिवर्तन नहीं करना चाहेगी, जब तक उसमें कोई बाहरी बल न लगे, उसमें कोई बाहरी बल न लगे। ठीक है, इतनी बात आप लोग को समझ में आई कि कोई ऑब्जेक्ट क्या है, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी, जब तक उसमें क्या हो बेटा, कोई बाहर से या कोई बाहरी बल ना लगे। इसको आप लोगों ने सिंपल उदाहरण से, मान लीजिए हमने डस्टर को मानकर समझाया। ठीक, तो मुझे ये समझ रहा हूँ कि आपको ये जो फर्स्ट नियम है अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको जो है क्या करिए आप, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई भी वस्तु यदि विराम अवस्था में है, गति की अवस्था में, ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना दूसरा लॉ देखते हैं। बहुत लंबा नहीं होने वाला है वीडियो, सिर्फ हम लोग का गति का नियम बचा है, तो हम लोग दूसरा नियम जानने से पहले थोड़ा सा जानते हैं। एक टॉपिक है जड़त्व। ठीक, क्या है बेटा, जड़त्व, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इनर्शिया। ठीक, अब इनर्शिया यानी कि जड़त्व क्या होता है। देखो जड़त्व तो बेटा हम लोग उसको कहते हैं जो फोर्स का विरोध करता है। फोर्स का विरोध किस तरीके से करता है, देखो जैसे आप लोग क्या करते हैं, बस में जब जाते हैं तो बस वाला ब्रेक मारता है तो क्या होता है, आप आगे की ओर हो जाते हैं। आगे की ओर क्यों होते हैं, क्योंकि ये जड़त्व जिसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, जड़त्व की गति, इसमें क्या होता है, ये आपके द्रव्यमान को साथ लेके चलता है, आपको साथ लेके चलता है। और जब एकाएक बस रुकती है तो ये क्या करता है, ये उसका बल का विरोध करता है, जड़त्व। इस वजह से हम लोग क्या होते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बेसिकली इसमें कुछ खास है नहीं, तो हम लोग इसको देखेंगे क्या करता है, ये बल का विरोध करता है, बल का विरोध करता है। क्या करता है, विरोध करता है। किसका विरोध करता है बेटा, बल का, यानी कि फोर्स का क्या करता है, विरोध करता है।
या ये समझो कि आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो ये आगे की ओर भागता है, कुछ इसको ऐसे तरीके से समझो। ठीक, ये जड़त्व का एक द्रव्यमान भी होता है, जड़त्व का द्रव्यमान क्या होता है, जड़त्व का द्रव्यमान एक होता है छोटा सा टॉपिक, इसको भी आप लोग देखो। जड़त्व का देखो बेटा द्रव्यमान इसमें कुछ खास नहीं, जिसके ऊपर जड़त्व अप्लाई हुआ होता है वही वस्तु इसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है, यानी कि जिस पे जड़त्व लग रहा होता है वही जड़त्व का द्रव्यमान होता है। ठीक, और इसमें विशेष कुछ भी नहीं। ठीक है, अब हम लोग जो है देखेंगे सेकेंड लॉ, यानी कि गति का दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम। कौन सा, दूसरा नियम, या ये कहो कि द्वितीय नियम, जो आप कहना चाहें कह दें। इसको हम लोग कहते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, गति का दूसरा नियम क्या होता है बेटा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लोग कहते हैं। अब इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अंतर्गत क्या है बेटा, देखो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग ये कहते हैं कि संवेग के परिवर्तन के दर को, किसको, संवेग के परिवर्तन के दर को, जिसमें क्या होता है, बल जो है समानुपाती होता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि P1 माइनस P2 और करके होता है, हम लोग लेते हैं इक्वल टू, हम लोग इसको लेते हैं P इक्वल टू mb, जो हमारा संवेग होता है। क्या होता है बेटा, संवेग, जिसको हम लोग कहते हैं मोमेंटम। तो हम लोग क्या लेते हैं इसको, P इक्वल टू mb। ठीक, क्या लेते हैं इसको, P इक्वल टू mb, संवेग परिवर्तन के दर को, जिसमें क्या होता है, बल समानुपाती होता है, उसमें लगने वाले बल के समानुपाती होता है। ठीक, तो हम लोग सेकेंड लॉ में ये देखते हैं कि किसका, संवेग परिवर्तन के दर पे जिसमें बल समानुपाती होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गति का दूसरा नियम कहते हैं। ठीक, इसको अभी हम लोग लिखते हैं। ठीक, इसको क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं कि संवेग परिवर्तन के दर को, किसको, संवेग परिवर्तन के दर को जिसमें लगने वाला बल क्या होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती होता है, उसे हम गति का दूसरा नियम या द्वितीय नियम, जो आप कहना चाहें, द्वितीय नियम कहते हैं। गति का द्वितीय नियम कहते हैं। ठीक, हम लोग इसको सरल भाषा में दूसरे नियम को ये भी कह देते हैं कि संवेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, या ये कहा गया है कि संवेग का जो परिवर्तन की जो दर है उससे हम लोग सेकेंड लॉ को डिफाइन करते हैं। कुछ हद तक ये बात सही है, मैं ये मानता हूँ। जैसे 9th क्लास के आप बच्चे से कई बार पूछो कि बेटा सेकेंड लॉ को आप बताओ किसे कहते हैं, गति का दूसरा नियम क्या है, और आपसे सबसे ज़्यादा पूछा भी यही जाता है कि दूसरा नियम गति का क्या है। तो ऐसे लोग बता देते हैं कि संवेग परिवर्तन की दर को, जिसमें संवेग बराबर क्या होता है बेटा, संवेग बराबर क्या होता है, P इक्वल टू mb से हम लोग इसको क्या करते हैं, कहते हैं। ठीक, इसकी एक छोटी सी प्रूफिंग भी है जो लास्ट में निकल करके आता है, F इक्वल टू ma निकल कर आता है। ठीक, जैसे मान लो P1 है और क्या है, P2 है, m1 है और क्या है, m2 है। ठीक, इसकी छोटी सी प्रूफिंग थोड़ा शॉर्ट में समझ लो, विशेष आपकी बुक में ये नहीं है।
ठीक, तो किसके विरुद्ध है? अपान टाइम के है। तो एफ क्या बेटा? समानुपाती है। तो इन सब के बराबर में क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। तो ठीक, तो हम लोग इसको ले लेते हैं एम यू माइनस बी अपान टी। क्या ले लेते हैं? एम यू माइनस बी अपान टी, अब बी माइनस यू अपान टी। ठीक, हम लोग के एक स्थिरांक या कांस्टेंट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? के। तो यहाँ पे सब सारा किसके बराबर होता है? ई एफ के बराबर होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ जानते हैं कि एफ क्या है, यानी कि बल क्या है, इसके समानुपाती है। किसके? संवेग परिवर्तन के दर के। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं एफ इक्वल टू क्या हो जाता है? एम और बी माइनस यू अपान टी जो है बेटा किसके बराबर होता है? ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ए के बराबर होता है। ए क्या होता है? हमारा त्वरण होता है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाता है? एफ इक्वल टू एम ए। क्या निकल कर आ जाता है? एफ इक्वल टू एम ए। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं? दूसरे लॉ का गणितीय रूप। क्या कहते हैं? गति के दूसरे नियम का गणितीय रूप इसको हम लोग बेसिकली कहते हैं, जिसमें हम लोग एफ इक्वल टू एम ए, जिसको हम लोग बल के पहले लेक्चर में हम लोग क्या किए थे, इसको हम लोगों ने समझा था। एक मिनट, वीडियो कट रहा है क्या नीचे का? कोई नहीं, मैं ऊपर लिखे दे रहा हूँ। ठीक, क्या होता है हमारा? संवेग परिवर्तन की दर, संवेग बराबर क्या होता है बेटा? P इक्वल टू एम और V। ठीक, इतनी सी बात क्लियर। संवेग परिवर्तन की दर को हम लोग कुछ ऐसे लिख देते हैं। मान लो कि P इक्वल टू हमारा क्या हो गया? M1 हो गया, और P2 इक्वल टू क्या हो गया? M2 हो गया। फिर ये सब सारे किसके समानुपाती है? बराबर फोर्स के। किसके? यानी कि बल के। तो हम लोग इसको लिख देते हैं कि F इक्वल टू, इसमें क्या हो रहा है बेटा? परिवर्तन हो रहा है, तो हम लोग लिख देंगे एम V माइनस यू अपान का टी। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत शॉर्ट में। ठीक है, एफ इक्वल टू क्या है? एम V माइनस यू अपान टी। अब हम लोग देखते हैं कि V माइनस यू अपान टी बराबर क्या होता है? त्वरण होता है। उसमें क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर होती है। उसमें क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर होता है। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाता है? के एम ए। क्या हो जाता है? के एम ए। तो एफ बराबर क्या हो जाता है बेटा? एम ए हो जाता है। के एक कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक, इतनी सी इसमें मतलब गणितीय रूप में ये दिया हुआ था, आप लोग इसको समझ लीजिए। थोड़ा सा आप लोग को जानने की इसमें ज़रूरत है, और कुछ खास नहीं है। ये मान के चलो कि जो हमारा फोर्स का बल का फार्मूला निकल कर आया था एम और एफ इक्वल टू एम ए, वो कैसे निकल कर आता है? वो दूसरे नियम से ही निकल कर आता है, क्योंकि फोर्स हमारा क्या होता है? किसके समानुपाती होता है? संवेग परिवर्तन के दर के। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है जानेंगे अपना तीसरा नियम। ठीक, इसको हम लोग क्या करते हैं? रफ करते हैं। गति का तीसरा नियम। ठीक है, इसको लिखा रहने देते हैं। गति का तीसरा नियम, थर्ड लॉज ऑफ मोशन। ठीक, अब इसमें क्या है बेटा? थर्ड लॉज ऑफ मोशन में अब थर्ड लॉज ऑफ मोशन में देखो क्या है। थर्ड लॉज ऑफ मोशन में हम लोग ये कहते हैं कि किसी भी वस्तु पर हम जितना बल लगाते हैं, वो वस्तु भी हमारे ऊपर उतना बल लगाती है, या ये कह सकते हैं कि उस पर लगाए गए बल का वो विरोध करती है। और जब कोई विरोध करता है, तो जितनी ताकत से हम उस पर अटैक करते हैं, उतनी ताकत से वो हमारा क्या करता है? विरोध करता है। तो या ये समझो कि जैसे हम किसी भी वस्तु पर जितना भी बल लगाएं, वो वस्तु भी हमारे ऊपर क्या करेगी? उसके अपोजिट उतना ही, उसके उल्टा हमारे ऊपर उतना ही बल लगाएगी। जैसे मैं आपके एक गाल पे खींच के रखूं, और अब आप अपना गाल नहीं हटाएंगे, तो आपको उतनी ही तेजी से लगेगा जितनी तेजी से मैं मारूंगा, और उतना ही रिएक्शन मेरे हाथ पर भी होगा। लेकिन अगर आप अपना गाल हटाएंगे तो क्या होगा? विरोध से थोड़ा आप पीछे जाएंगे, तो आपको तमाचा स्लो लगेगा। इसलिए स्कूल में क्या होता है? हम लोग जैसे टीचर मारते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? अपने गाल को ऐसे करने की कोशिश करते हैं, ताकि कम से कम लगे। और उस वहां पे कौन सा नियम काम आता है? गति का तीसरा नियम काम आता है। वैसे हमारे जीवन के रोजमर्रा लाइफ में फिजिक्स इस्तेमाल होती है, लेकिन बस हम लोग क्या करते हैं? उसे समझ नहीं पाते हैं। ठीक,
इतनी सी बात आप लोग को क्लियर हुई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। गति का तीसरा नियम हम लोग लिख लेते हैं कि किसी भी वस्तु पर बल लगाने पर वो वस्तु भी हम पर उतना ही बल लगाती है, या अर्थात ये कह लें हम लोग, अर्थात लगाए गए बल का विरोध करती है। क्या करती है बेटा? लगाए गए बल का विरोध करती है। क्या करती है? विरोध करती है। क्या करती है? लगाए गए बल का विरोध करती है। और इसी को हम लोग तीसरे नियम में पढ़ते हैं। तीसरे नियम में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि किसी भी वस्तु पर बल लगाने पर वो वस्तु हम पर उतना ही बल लगाती है जितना कि उस वस्तु पर हम लगाते हैं। ठीक, अर्थात लगाए गए बल का विरोध करती है। मतलब किसी भी वस्तु पर आप जितना भी बल लगाएंगे, जितना फोर्स लगाएंगे, वो वस्तु भी चाहेगी आपके ऊपर उतना ही फोर्स लगाए। चाहिए कि मेरा हाथ दूसरे हाथ पे हो, चाहे मेरा हाथ किसी के गाल पे हो, ठीक, या चाहे मेरा हाथ ये ब्लैक बोर्ड को मैं ढकेलने की कोशिश करूं। ठीक, जिसमें हम लोग संतुलित बल असंतुलित बल पढ़े हैं ना, उसमें क्या होता है, जैसे मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा, बराबर उधर से भी फोर्स का रिएक्शन होगा तो ये दीवार नहीं गिरेगी, क्योंकि बल का क्या बेटा, संतुलन बरकरार है। और जैसे संतुलन जिधर की तरफ का बिगड़ेगा दीवार उधर की ओर गिर जाएगी। ठीक, ये बल संतुलन और असंतुलन हम लोग पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो गति का तीसरा नियम था कि किसी भी वस्तु पर जितना बल हम लगाते हैं वो वस्तु भी हमारे ऊपर उतना ही बल लगाती है, या ये कह सकते हैं कि हमारे द्वारा लगाए गए बल का वो विरोध करती है। तो यहाँ से हम लोग गति का तीसरा नियम भी देख चुके हैं। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब यहीं से बेटा ये आपका बल और गति का नियम जो चैप्टर है इसका काम खत्म होता है। इसमें बल था, हम लोगों ने एक लेक्चर में जो है क्या किया, बल को डिस्कस किया। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया, गति के तीन नियमों को डिस्कस किया तथा जड़त्व को डिस्कस किया। थोड़ा सा आपके बुक में है भी, जड़त्व और जड़त्व का द्रव्यमान। हम लोगों ने इसको थोड़ा सा मुजीबानी डिस्कस किया, जड़त्व का द्रव्यमान। ठीक, अब इसके बाद हम लोग जो कल की क्लास में क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन आंसर यानी कि प्रैक्टिस सेशन होगा, जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। इस चैप्टर से हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि इसमें क्या हो, थोड़ा सा हमारी पकड़ बने। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम लोग अपना बढ़ेंगे और जल्द से जल्द सिलेबस खत्म करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए, किसी भी प्रकार का चिंता और प्रेशर नहीं लेना है, अच्छे से सिलेबस को पढ़ना है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।